डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कोड S2। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। देखिए 11th क्वेश्चन कहता है कि एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर। इसका रेडियस कितना है 10⁻⁻2 डिवाइड बाय रूट पाई। इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। देखिए सबसे पहले आर क्या होता है रो एल बाय ए, और रो क्या होती है 1/सिग्मा। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। एरिया होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट कर दीजिए 10, एल की वैल्यू पुट कर दीजिए 10। आर स्क्वायर की अगर वैल्यू आप देखेंगे कितनी आएगी 10⁻⁻2 रूट पाई का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, तो सिग्मा कितना आ गया 1/पाई इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय पाई। पाई से पाई कैंसिल, 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 10⁻+4। अब देखिए जे किसके इक्वल होता है आपका सिग्मा ई के इक्वल होता है। सिग्मा की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट अभी निकाली है विच इज 10⁻4 एंड ई की वैल्यू आपको कितनी दी है 10। तो कितना होगा 10⁻5 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा रिगार्डिंग द करंट डेंसिटी। तो आपका आंसर सेकेंड आंसर आ जाएगा बेटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप किया गया है इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ अ हाईली विस्कस लिक्विड द कर्व। देखिए when a body is dropped in viscous medium, when a body is dropped in viscous medium, then the velocity increases till it attains terminal velocity। वेलोसिटी तब तक ही बढ़ेगी जब तक ये क्या ना अटेन कर ले बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद आपकी वेलोसिटी क्या कर जाएगी सैचुरेट कर जाएगी, वो आपकी बढ़ेगी नहीं। तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा, ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी एंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये आंसर आ जाएगा बी वाला ग्राफ मैच करेगा। आगे देखिए कह रहा लॉन्ग सोलेनॉइड जिसका रेडियस कितना है 1 मिलीमीटर हैज 100 टर्न्स पर मिलीमीटर। देखिए 1 मिलीमीटर जिसका मतलब 10⁻⁻3 मीटर में कितने टर्न्स हैं 100 टर्न्स हैं। तो 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे 100/10⁻5 टर्न्स per meter। And magnetic field at the center of solenoid is mu naught Ni, where mu naught की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। n की आपको वैल्यू दी गई है 10⁻5। n is the number of turns per meter एंड करंट की आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 1 है। वैल्यूज पुट कर दीजिए 4 3.14 इंटू 10⁻⁻2। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा बच्चे
0.56 into 10 power -2 टेस्ला। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा था एनर्जी रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। देखिए पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी कितनी होगी, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है, 100 किलो, 10 पावर 3। टाइम कितना है, 1 आवर। 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो कितना हो जाएगा आपका, 36 इंटू 10 पावर 3, 4, 5, 6 एंड 7 जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो आपका आंसर कितना आ गया, थर्ड आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, कहता है बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। देखिए बाई कॉन्वेक्स लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5। इसकी फोकल लेंथ होती है R/2 म्यू -1, 20, 1.5 -1। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो फोकल लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी बच्चे, 20 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। पर हमें क्या निकालनी है, पावर। पावर इज 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। अगर आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो पावर का ये फॉर्मूला आता है। और फोकल लेंथ कितनी दी है, 20। तो आपका आंसर कितना आ गया, +5 डायोप्टर। क्योंकि बाई कॉन्वेक्स लेंस एयर में एज ए कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करता है, तो पावर पॉजिटिव आएगी। आगे देखते हैं बेटा, कह रहा है इलेक्ट्रिकल लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड 2000 kg मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। The frictional force opposing the motion is this. The minimum power to the motor. देखिए आपके पास एक लिफ्ट है जिसे एक टेंशन केबल के द्वारा ऊपर लेके जाया जा रहा है। जो इसमें लोड है वो कितना है, 2000 G। एंड फ्रिक्शन के कारण कितनी एनर्जी डिसिपेट हो, फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स है वो आपकी है 3000 न्यूटन। तो जो टेंशन की वैल्यू होगी, इट इज 2000 G प्लस 3000। नियरली 23,000 न्यूटन इज द टेंशन। ये पावर जो एक्सटर्नल मोटर लगाई है उसके द्वारा ये टेंशन आएगी। तो पावर क्या आएगी, पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। 23,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34500 वॉट। ये आपकी पावर अप्लाइड होगी बाय द मोटर, क्योंकि एटलीस्ट इतनी आपको पावर लगानी पड़ेगी तो ही आप 1.5 मीटर पर सेकंड से ऊपर चल सकेंगे। आगे देखिए, तेरा बॉडी है जिसका मास कितना है, 60 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में कर लीजिए, केजी। एंड फोर्स क्या होती है, मास इनटू ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। The force is 3 Newton, sorry. The mass is 60 by 1000. Gravitational intensity 20, 50. So the gravitational intensity is 50 Newton per kg.
ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। आगे देखिए, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखिए, प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, दोनों ही आपके क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। दोनों हैज नो डायमेंशन, बट दे हैव अ यूनिट। दे हैव अ यूनिट। प्लेन एंगल का यूनिट होता है बेटा रेडियन, एंड सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। इन दोनों को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। दे हैव अ यूनिट बट दे डोंट हैव एनी डायमेंशन। आगे देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं आपको बहुत इजीएस्ट अप्रोच से चलाऊं, मान लीजिए आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं which are connected in series across a battery voltage V. Since they are connected in series, the current through both will be same I. Voltage across one is V1 and the voltage across two is V2. V1 आपका कितना आ गया, IR1, और V2 कितना होगा, IR2। कहता अगर आपको वोल्टेज क्या चाहिए है, दोनों के क्रॉस इक्वल, V1 अगर E2 के इक्वल चाहिए तो डेट इम्प्लाई दोनों का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए है, सेम। और डायोड्स के केस में रेजिस्टेंस सेम कब होगा, व्हेन बोथ विल बी फॉरवर्ड बाइस। इन दिस केस both diodes will have same resistance when both are either forward biased or reversed bias। मैं दोनों डायोड्स को नॉन आइडियल मान के सोल्व कर रहा हूं। मैंने दोनों डायोड्स को क्या मान के सोल्व कर रहा हूं, नॉन आइडियल। तो पहले केस में देखिएगा दोनों ही फॉरवर्ड बायस है, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम, सिंस सीरीज में लगे हैं तो वोल्टेज भी सेम। दूसरे केस में एक तो आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस, और दूसरा आपका क्या है, रिवर्स बायस। तो इस केस में वोल्टेज सेम नहीं होगी। तीसरे केस में देखिए, ये भी आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड, ये भी आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस। तो रेजिस्टेंस सेम हो गया, करंट सेम है, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी आपकी, सेम हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, बोथ सर्किट्स ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है इन अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसीज। देखिए, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आपके पास अगर ये इनपुट का ग्राफ है, तो ये आपका आउटपुट का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो इनपुट वेवफॉर्म है, अगर उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो आउटपुट वेवफॉर्म का भी टाइम कितना है, कैपिटल टी। दैट इम्प्लाई दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी। तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, सेम फ्रीक्वेंसी। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी आ जाएगी, 60 हर्ट्ज ही आ जाएगी। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी फॉर द हाफ वेव
रेक्टिफिकेशन। अगली वीडियो में हम लोग बेटा क्वेश्चन कवर करेंगे 21 to 30। अगर किसी को भी इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।